Hello everyone, welcome to my YouTube channel, that is Cameo Production, and this is my first lesson, and in this lesson we will learn about the basic tricks of the Adobe Flash software. Actually Adobe Flash सॉफ्टवेयर है क्या? ये एक 2D एनिमेटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हर तरीके की एनिमेशन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड फ्रेमिंग्स। तो हम इस लेसन में आज के दिन पहले हम सारे टूल्स के बारे में जानेंगे कि हमारे जो टूल्स बेसिक्स कैसे होते हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसके शॉर्टकट कमांड कैसे हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी एनिमेशंस की ओर बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा, जब भी आप फ्लैश ओपन करोगे तो आपको ये वाली स्क्रीन सामने नज़र आएगी जिसमें लिखा हुआ है, एक साइड है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट या फिर क्रिएट न्यू, और ये लर्न है। ये लर्न में आपका यहाँ पे देखो स्क्रीन में ये चीज़ शो हो रहा है ना, ये एनिमेशन हो रही है खुद ब खुद। ये तब होता है जब हमारा नेट ऑन हो। तो पहले जो हमने क्या करना है, फ्लैश में जब भी हमने कोई न्यू स्टेज ओपन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मोस्टली क्रिएट न्यू में जाके एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 लेते हैं। बाकी जो ये अदर यहाँ पे जो क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट लिखा हुआ है, इसमें क्या है आपको एडवर्टाइजिंग आ जाएगी, एयर फॉर एंड्रॉयड हो गया, एनिमेशन, बैनर, मीडिया प्लेबैक या प्रेजेंटेशन के लिए। इसका मतलब क्या है, जो एडवर्टाइजिंग के लिए अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा स्टेज आएगा वो अकॉर्डिंग टू एडवर्टीज़मेंट, जो हमारा साइज़ क्या है बैनर का, ये देखो हाफ बैनर आ गया, वर्टिकल रेक्टेंगल हो गया, तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। AIR फॉर एंड्रॉयड का मतलब है कि हम सेल फोन के लिए अगर कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, एनिमेशन में तो हमारा एनिमेशन का प्रोसेस आ जाएगा बैनर वगैरह का। तो ये अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। बट हमने जब अपना न्यू करना है खुद, तो हमने क्या करना है, एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पे जाके क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करते हो तो आपको ये इस तरीके का स्टेज यहाँ पे विजिबल हो जाता है। अदरवाइज जो दूसरा ऑप्शन है, आप फाइल में जाओ, यहाँ पे न्यू ओपन करो, कंट्रोल एन उसका शॉर्टकट की है। यहाँ पे भी आपको एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 और साथ में ये चीज़ जो है साइज़ की मेजरमेंट को मैनेज करना सिखाता है यहाँ पे कि किस तरीके से हमने बैलेंस करना है। लाइक आपकी जो साइज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे हम मोस्टली फुल HD रखते हैं तो 90/1080 रखना है। क्लियर है? उसके बाद फिर यहाँ पे रूलर यूनिट्स आ गया। यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आपने क्या रखना है, पिक्सल रखना है, इंचज़ में रखना है, पॉइंट्स में रखना है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर। मोस्टली जो हम प्रेफर करते हैं वो पिक्सल ही करते हैं। उसके बाद आ गया फ्रेम रेट। फ्रेम रेट इट मीन्स कि फ्रेम क्या चीज़ है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हम फ्रेम पे कैसे वर्क करना होता है। फ़िलहाल हमने यहाँ पे मोस्टली 24 फ्रेम पर सेकंड ही रखना है। फ्रेम आप जितना रखोगे स्मूथनेस उतना ज़्यादा ही होगा, तो हमने ज़्यादातर जो प्रेफर करना है वो 24 फ्रेम ही रखना है। इसके बाद आ गया बैकग्राउंड कलर। जो ये आपका बैकग्राउंड कलर है ये स्टेज का कलर होता है, मतलब जो हमारे स्टेज का कौन सा कलर होगा। अगर हम यहाँ पे जा कर के ब्लू ग्रीन करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये देखो हमारा जो स्टेज का कलर है वो ग्रीन हो गया। क्लियर है? तो यस सर। अगर हम यहाँ पे लेते हैं न्यू स्टेज लेते हैं तो स्टेज का कलर यहाँ पे वाइट आ गया। उसके बाद एक ऑटो सेव का ऑप्शन आता है। इस चीज़ को हम हमेशा प्रेफर करेंगे क्योंकि ऑटो सेव में ये है कि आफ्टर 10 मिनट्स आपके जो वर्क है वो खुद ब खुद सेव होते रहते हैं, और इसे हमेशा प्रेफर करके क्लिक करके ही रखना चाहिए, क्योंकि जब हम वर्क करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं होता और एक फ्लैश कई बार खुद ब खुद क्रैश कर जाते हैं, या तो ग्राफिक कार्ड के वजह से या कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इससे अच्छा बेटर है कि आपको टाइम वेस्ट ना हो, इसको ऑटो सेव पे रख करके ओके करो। तो पहले 90/20 1080 करेंगे और फिर यहाँ पे फुल HD फाइल रख लिया। साइज़ का, बैकग्राउंड कलर का भी यही चीज़ है जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जैसे जो भी कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो आपका स्टेज का कलर आ जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से हमारा एक वाइट स्टेज आ गया अकॉर्डिंग टू जो हमने अभी न्यू फाइल से लिया था।
और इसके बाद फिर क्या है, जो बाकी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा वो है आपके जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में है, ये जो एरो बने हुए हैं सारे, ठीक है, ये हमारा टूल बार है, इसको टूल बार कहते हैं। ऊपर जो है हमारा मेनू बार आ जाता है और उसी के जस्ट नीचे जो है ये हमारा टाइमलाइन है। हम इस चीज़ के बारे में पूरे डिटेल में करेंगे अलग अलग लेक्चर में कि टाइमलाइन क्या होता है, ठीक है। फर्स्टली आज जो है मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि मेनू बार क्या है और टूल बार क्या है, बिकॉज ये मैंने पहले भी बता दिया है एक बार, आप लोगों को ये क्लियर है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ होता है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो टाइमलाइन है या टूल बार है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी कहीं भी प्लेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे प्लेस करना है, ये देखो साइड में आएगा, ये आपका एरो आ जाएगा और एरो से इसको ऊपर करो, यहाँ पे जिस तरीके से आप रखना चाहते हो। अगर सब कुछ गड़बड़ हो गया, पता नहीं लग रहा है कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, तो सीधी सी बात है, विंडो में जाओ, विंडो में जा कर के यहाँ पे आपका वर्क स्पेस आता है, वर्क स्पेस में जा कर के आप इसेंशियल पे क्लिक करो या फिर क्लासिक कर दो, जो भी आपका मन है। यहाँ पे वर्क स्पेस पे जा कर के देखो, यहाँ पे हर तरीके की फॉर्मेट यहाँ पे खुद ब खुद बने हुए हैं। तो एनिमेटर है, क्लासिक है, डिबग है, डिज़ाइनर है, डेवलपर है, इसेंशियल है, तो जो भी आपको लगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। और अगर कुछ आपका गायब हो जाता है, लाइक आपका टूल बार नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक तो आप विंडो में जाके यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी पूरी लाइब्रेरी पड़ी हुई है। लाइक टाइमलाइन को अगर लेके आना है तो टूल बार को लेके आना है तो प्रॉपर्टी बार को, लाइब्रेरी को कैसे लेके आते हैं, ये सब शॉर्टकट कमांड है। बट मोस्टली मैं यही कहूँगा, प्रेफर करूँगा कि अगर आप शॉर्टकट कमांड यूज़ कर लेते हो तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे टूल बार के लिए कंट्रोल F2 होते हैं, टाइमलाइन के लिए कंट्रोल Alt F3 है, ठीक है। तो ये अलग अलग कमांड है। कंट्रोल Alt T आपके टाइमलाइन के लिए हो गई, ठीक है। फिर कंट्रोल F3 है, वो आपकी प्रॉपर्टी बार के लिए है। तो ये सब चीज़ें अगर आप याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी जो स्पीड है वो सॉफ्टवेयर पे इंक्रीज़ हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, टूल्स के बारे में एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। आई थिंक कईयों को मैंने करवाया भी है, कईयों ने जो लेक्चर जिन्होंने नहीं अटेंड किया है उनके लिए थोड़ा सा हो जाएगा, फिर हम रेगुलर करेंगे। तो और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि क्लास को आज से आपके अब रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, तो मैं छोटा छोटा थोड़े से तुम्हें असाइनमेंट्स लेकर के तुम्हें दूंगा, तो प्लीज़ उसको करो, क्योंकि करोगे तो ही समझ में आएगा। अदरवाइज सिर्फ देखने से ट्यूटोरियल तो फिर आप यूट्यूब पे जाके ऐसे ही देख सकते हो। तो बेटर ये है कि अगर सिस्टम है घर पे, लैपटॉप है, तो उसको खुद ब खुद करने की कोशिश करो। ओके, तो पहले तो जो हमारा फर्स्ट नंबर पे है वो सिलेक्शन टूल है, जिसका शॉर्टकट की जो कमांड है वो V है। इससे क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो हमने कलर कुछ भी बना लिया, तो इसको सिलेक्ट कैसे करना है, तो ये सिलेक्शन टूल जो है वो इसका शॉर्टकट कमांड है जिससे वो सिलेक्ट होता है। ये देखो, ये चीज़ मैंने बताया था। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से। दूसरे नंबर पे है सब सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट कमांड है A। अब देखो, इससे भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, सिलेक्शन टूल से भी सिलेक्ट हो रहा था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो सिलेक्शन टूल है ना, उससे हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा शेप है कोई भी, उसको हम सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं, बट उसको हम एडिट नहीं कर सकते। जो सब सिलेक्शन टूल है, जिसका शॉर्टकट कमांड A है, उससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखो ये नोड आ रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग इसकी शेप चेंज करके जो मर्जी आप बना लो। ये देखो बन गया बैटमैन का कुछ भी। तो सिलेक्शन टूल और सब सिलेक्शन टूल में ये डिफरेंस है। ये देखो अलग अलग चीज़
और दूसरी बात ये है कि आप जब कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो ना, चाहे अगर आप प्ले ही करते हो शेप के साथ, तो थोड़ा सा क्रिएटिव वे से क्रिएटिविटी दिखाओ, क्योंकि हर एक स्टेप में ही क्रिएटिविटी है। ये देखो, ये बिल्ली का शेप बन गया, ठीक है। ये फिश का थोड़ा सा जो गेम आते हैं वो तो अलग अलग चीज़ आपकी क्रिएट हो रही है यहाँ पर। इसके बाद आ गया ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल का जो शॉर्टकट कमांड है वो क्यू है। क्यू है। इसका क्या मतलब है ट्रांसफॉर्म टूल का, इसका यूज़ क्यों होता है? ट्रांसफॉर्म टूल से क्या है, देखो सिलेक्शन टूल से हमने सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म टूल से भी सिलेक्ट हो रहा है, बट जब हम ट्रांसफॉर्म टूल से सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये साइड में एक क्या आ रहा है, रेक्टेंगल शेप बन रहा है, जिससे क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को शेप चेंज कर सकते हो। ये देखो, साइड से कॉर्नर से पकड़ा, इसका शेप चेंज किया। एक मैं आपको फिर से न्यू शेप लेके दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो ये जब हमने ट्रांसफॉर्म टूल लिया, तो अब इसका एक चीज़ और ये है, आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर हमने इसको ट्रांसफॉर्म टूल से सिलेक्ट करते हैं, अगर हम इस कॉर्नर के पास लेके जा रहे हैं, जो ये ब्लैक कलर का जो नोट बना हुआ है, तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे एरो सा बना हुआ है, हल्का सा ऊपर लेके गए तो एक सर्कल टाइप का आ गया। ओके, फ्लैश में एक चीज़ और है कि जब भी हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, अगर हम कर्सर को किसी भी नोड के पास लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पे उसका शेप कोई भी चीज़ चेंज होगी ही होगी, उसका भी कोई मीनिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, ये देखो, अगर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं सेंटर पे वाइट वाले स्पॉट के पास, तो इसका जो कर्सर है उसका देखो वो सर्कल सा हो गया, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये लो, अब इसका मतलब क्या है इसको मूव करने का, तो ये चीज़ मूव करने का, अगर हम इस सेंटर पिवट को इस कॉर्नर पे लेके आते हैं और हम यहाँ पे लेके जाते हैं कर्सर को, और देखो ये जो सर्कल सा बना है इसको हम रोटेट करेंगे, तो वो उस पॉइंट से रोटेट होगा जहाँ पे ये कर्सर जो सेंटर पिवट हमने रखा हुआ है। अगर मैं इस सेंटर पिवट को यहाँ पे रखता हूँ और उसके बाद इसको रोटेट करता हूँ, तो ये देखो यहाँ से रोटेट हो रहा है। तो ये बेनिफिट है हमारा इस चीज़ को यूज़ करने का। उसके बाद फिर अब यहाँ पे क्या आता है कि अगर हम कर्सर को नोट पे कॉर्नर पे रखते हैं, तो यहाँ पे जो एरो है वो यहाँ से शेप इसकी छोटी बड़ी होगी। अगर यहाँ पे रखते हैं सेंटर पे, तो ये चीज़ देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ही हो सकता है, और इधर से वर्टिकल ही हो सकता है। क्लियर है? यहाँ से डायगोनली आप शेप चेंज कर सकते हो। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब आप चेंज कर रहे हो तो ये प्रॉपर शेप में नहीं जा रहा है ना, ये क्या कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग हो रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि जब भी आप शेप टूल से कुछ शेप ड्रॉ कर रहे हो, उसके बाद ट्रांसफॉर्म टूल ले रहे हो, तो इसको अगर हम चाहते हो कि हर तरीके से प्रॉपर सिमेट्री वे से ये छोटा हो या बड़ा हो, तो उसको हम सिलेक्ट करने के बाद अल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा बड़ा करेंगे, तो ये हर डायरेक्शन से इक्वली शेप चेंज होगा। ठीक है, तो हर एंगल से इसका शेप चेंज होगा। बट अगर आप सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो वो सिर्फ एक साइड से छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ है ट्रांसफॉर्म टूल का। उसके बाद फिर आ जाता है आपका 3D रोटेशन टूल। इसकी यूजेज मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसका भी इतना यूज़ नहीं है। उसके बाद आ जाओ लासो टूल। लासो टूल आपने फोटोशॉप में भी किया होगा या फिर अलग सॉफ्टवेयर है उस पर भी किया होगा। लासो टूल का सिंपल है, शॉर्टकट कमांड उसका L है। सिलेक्ट करो, जितना सा पोर्शन सिलेक्ट करोगे इतना सा हो जाएगा, और उसके बाद आप उसको अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो या जो भी आपका चॉइस है। फिर आ जाता है यहाँ पे पेन टूल। पेन टूल का जो शॉर्टकट कमांड है वो है P। ये भी ड्रॉ करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर हम कुछ भी शेप यूज़ कर रहे हैं, ये देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया, बट इसमें हम कलर फिल कर रहे हैं। ये भी मैंने पेन टूल से ड्रॉ किया है, ये भी मैंने पेन टूल से ड्रॉ किया। अगर हम इसमें कलर फिल करते हैं ना, तो ये चीज़ नहीं हो रहा, इसमें हुआ। रीज़न क्या है
कि जब भी हम पेन टूल से कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी शेप आप बना रहे हो, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये नोड है वो उसके साथ अटैच होना चाहिए, चाहे वो इंटरसेक्ट हो या फिर उसके साथ प्रॉपरली अटैच होना चाहिए, तभी जा कर के आप उसमें कलर फिल कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। पेन टूल का भी समझ आ गया। पेन टूल में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। इसके यूजेज भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा डिटेल में। फिर से हम सिलेक्शन टूल लिए, सब सिलेक्शन टूल लेकर के फिर इसका शेप चेंज कर रहे हैं हम आराम से। पेन टूल से ड्रॉ करके ही कलर फिल किया हमने। उसके बाद सब सिलेक्शन टूल लो और अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी आप शेप बना सकते हो। पेन टूल का भी बहुत ज़्यादा यूजेज है फ्लैश में, क्योंकि फास्ट वर्क करने के लिए पेन टूल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद आ जाओ टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का सिंपल है, टी शॉर्टकट कमांड है, लिख करके कुछ भी आप लिख लो, आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो मैंने लिखा और ये चीज़ आ गई। अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, लिखने के बाद अगर हम इसकी शेप की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फिर से प्रॉपर्टी बार में जाना होगा, जिसका शॉर्टकट कमांड क्या था, कंट्रोल F3। इसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी फ़ॉन्ट रखना है, फ़ॉन्ट आपको चेंज करने हैं, कुछ भी रखना है, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसकी साइज़ हो गई, ठीक है। कलर चेंज करना है, लेटर की स्पेसिंग करनी है, ठीक है। एंटी अलाइज करना है, जो भी करना है आपको यहाँ से प्रॉपर्टी बार से आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। वैसे एक चीज़ और है कि हम अगर कोई भी शेप यहाँ पे लेते हैं या फिर कोई भी टूल सिलेक्ट करते हैं, अगर हमने शेप टूल ही लिया सिंपल, ठीक है, अगर हम शेप टूल ही लेते हैं, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो इसकी भी प्रॉपर्टी बार से यहाँ से इसकी सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो हर एक टूल का अपना यहाँ पे अलग से प्रॉपर्टी बार है। जैसे अब ये लाइन टूल की बात करते हैं, अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, लाइन टूल आ गया। ये चीज़ अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल F3 करते हैं, प्रॉपर्टी बार में आ गए, तो अब यहाँ पे देखो जब इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ आ रहे हैं। स्ट्रोक्स की थिकनेस इंक्रीज़ करनी हो, स्टाइल कौन सा रखना है, सॉलिड है, हेयर लाइन है, फिर डॉटेड है, डैश, जो भी आप रखना चाहते हो, तो ये सब मतलब हर एक टूल बार के अकेले सिंगल ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। और लाइन टूल से भी काम करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें क्या है, ये देखो कर्सर को मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे लेके आया, देखो इसकी शेप चेंज हो गई। यहाँ पे अभी रेक्टेंगल है डॉटेड में, अगर हम इसको क्लोज लेके आते हैं तो ये फिर से एक कोन टाइप का बन गया, है ना। फिर सेम यहाँ पे है, और अगर हम यही इसको मिडल में लेके आते हैं तो यहाँ पे देखो ये कर्व बन रहा है ना कर्व। तो इसका ये बेनिफिट है कि अगर कर्व बन रहा है तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश बहुत इजी और बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है और बहुत वास्ट भी है, जितना करोगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और एनिमेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लाइन टूल के बाद हम आते हैं शेप टूल पे। शेप टूल के अगर आप कर्सर पे जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग शेप बने हुए हैं। रेक्टेंगुलर टूल है, ओवल टूल है, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव टूल है, ओवल प्रिमिटिव टूल एंड पॉलीस्टार टूल है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर टूल में देखो सिंपल है, रेक्टेंगल बनेंगे, देन ओवल में सर्कल। अगर अब आपने पूछना है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक रेक्टेंगल प्रिमिटिव है, एक ओवल प्रिमिटिव है। रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल सिंपल टूल है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल है, अगर हम उससे कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक नोड आता है, ये देखो आया ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये सिंपल एक कर्व बन जाएगा। रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल में ये फीचर्स होते हैं।
बट रेक्टेंगुलर टूल में ये चीज़ नहीं आता, ये ऑलरेडी मर्ज मोड में होता है। सेम आपका ओवल प्रिमिटिव टूल है, उसमें भी यही चीज़ है। अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करके जैसे मर्जी शेप ले सकते हो, और इसके बाद आप इसको ब्रेक करोगे तब जा कर के आप इसको एडिट कर सकते हो। इसके बाद आ गया नेक्स्ट पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का जो शॉर्टकट कमांड है वो हमारा Y है। पेंसिल में कुछ नहीं है, पेंसिल टूल का भी जैसे हम पेपर से ड्रॉ करते हैं वो हम यहाँ पे भी वैसे ही पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। बट बेनिफिट कहाँ पे है, आपने कलर फिल करना है तो वो तभी होगा जब आपके नोड अटैच होंगे। ये अगर आपका नोड अटैच नहीं है तो आप नहीं कर सकते कलर फिल। फिर ब्रश टूल। ब्रश टूल का जो शॉर्टकट कमांड है वो B है। सिंपल B प्रेस करो और उसके बाद अपने जो भी चीज़ ड्रॉ करना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। अब ब्रश टूल के आगे अगर बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूँगा। जो ब्रश टूल है, ब्रश टूल में क्या है, ये चीज़ अगर आप देख रहे हो नीचे कुछ 3 पॉइंट्स बन रहे हैं। जो फर्स्ट वन है वो है शेप बताता है, शेप की साइज़। जैसे सबसे जो मिनिमम वाला है वो सबसे मिनिमम साइज़ है ब्रश टूल की, सॉरी ये देखो। ओके, फिर उसे ही प्रेस करके रखो, ये सबसे बड़ा साइज़ आ गया, ये देखो। तो जिस तरीके से हम दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, ब्रश की साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, सेम फ्लैश में भी ऐसे होता है। तो हम फ्लैश में भी वैसे ही अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इसकी साइज़ को, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है यूज प्रेशर। मतलब क्या है, जैसे हम फोटोशॉप में क्या करते हैं, प्रेशर सेंसिटिविटी को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही है देखो। और ब्रश को यूज़ करना है फ्लैश में तो आपको सबसे पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। फर्स्ट उसकी साइज़, देन सेकंड ब्रश, और ये थर्ड नंबर है वो ब्रश का शेप है। लाइक सिंपल रखना है, कैलीग्राफी रखना है, वर्टिकली रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, सिंपल बॉक्स रखने हैं, डायगोनली, जिस तरीके से आपका दिल करे। तो अब ये देखो मैंने प्रेशर सेंसिटिविटी रखा है, सिलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद मैं कुछ बना रहा हूँ तो ये कितना फास्ट बनेगा, ये देखो। और बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बैलेंस हो करके ये काम करता है। तो जब भी हमने करना है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है। बच्चे क्लियर है सारे नु, कोई डाउट तो नहीं हो रहा किसी ने, या मैं कल्ला ही बोली जा रहा? नहीं सर, सही है सर। बाकी बच्चे हैं थे कि भज गए? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, अजय जस्ट सिंपल बेसिक ही मैं दस रहा। ठीक है, स्कैचिंग का कितना हैगा तो ब्रश टूल का की यूज़ है, तो हर एक सिंगल टूल के बारे में मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। अब जो थर्ड नंबर है इसके बाद आ जाओ, ब्रश टूल के बाद है ये हमारा आता है डेको टूल। डेको टूल में क्या है, जो ये ऑब्जेक्ट है वो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं। मतलब कि मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया है, ये देखो कितने सारे बन रहे हैं, वो सारे डिफ़ॉल्ट बने होते हैं सॉफ्टवेयर में। अगर आप प्रॉपर्टी बार में जाते हो, इसकी अलग अलग चीज़ हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। लाइक ग्रीन कलर को, येलो को कैसे करना है, जो चीज़ें रखनी है आपने वो आप इसमें कर सकते हो। बट हमने डेको टूल बहुत कम यूज़ करना है, और फ्लैश में क्या है मोस्टली ज़्यादातर हम चीज़ें खुद हैंड से क्रिएट करते हैं। उसके बाद आ गया बोन टूल। बोन टूल में क्या है कि जब हम एनिमेशन करते हैं तो वो भी आप उस वक्त यूज़ होगा, उसमें हम कई बार जो है करैक्टर्स में बोन लगा के फिर उसको एनिमेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो आपका बकेट टूल है। पेन बकेट टूल में क्या होता है, एक पेंट है, एक इंक बकेट टूल है। बकेट टूल से क्या होता है कि जो कलर है वो फिल होते हैं। लाइक मैंने शेप टूल से कुछ बना लिया, ओके,
अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कलर फिल हो येलो कलर का। तो आप क्या करोगे, पहले ये यहाँ पे एक बकेट बना हुआ, उस पर जाके उसे डबल क्लिक करो या सिंगल क्लिक करो, देन यहाँ से कलर सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे कलर फिल नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको के प्रेस करना पड़ेगा, जो कि शॉर्टकट कमांड है पेंट बकेट टूल का। फिर आप उसमें कलर फिल कर सकते हो। इस तरीके से क्या है, हम बकेट टूल का यूज़ करते हैं। अगर वो सिलेक्टेड है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से आप कोई भी कलर लोगे वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको यहाँ से कलर ले करके फिर बकेट टूल से कलर फिल करना पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है आपका, जिसमें कि स्टार्टिंग में आपको सिंपल एक बेसिक बता रहा हूँ किस तरीके से हर एक टूल बार को किस तरीके से यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है आई ड्रॉपर टूल आते हैं। आई ड्रॉपर टूल क्या है, किस लिए यूज़ होता है, कलर को पिक करना हो। तो अगर आपको कोई भी कलर अगर यूज़ करना है या फिर कोई रेफरेंस ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप वो ईज़िली यहाँ से पिक कर सकते हो और उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इसका कलर रख दिया ग्रीन, स्काई ब्लू रखा हुआ है, सी ग्रीन रखा हुआ, और मुझे अब क्या है ये कलर पिक करना है। तो मैंने सिंपल करना है, कुछ नहीं, आई ड्रॉपर टूल का जो शॉर्टकट कमांड है वो आई है, वहाँ से जाओ, या तो ये कलर पिक करो, यहाँ पे फिल करो, ये देखो, ठीक है। फिर आ गया इरेजर टूल, जस्ट लाइक फोटोशॉप और फ्लैश, इसमें भी जो शेप है इरेज़र के वो कर्ली ब्रैकेट से छोटे और बड़े होते हैं, और इसको हम इजीली इरेज कर सकते हैं। तो ये सारा मैनुअल ही है, आपने सारा ये मैनुअली ही करना है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे एक हैंड शो हो रहा है। हैंड टूल का ये बेनिफिट है कि अगर आपने कुछ ड्रॉ किया तो इसको जूम करने के बाद जो स्पेस बार है आपके लैपटॉप में या फिर सिस्टम में, जो कीबोर्ड पे जो स्पेस बार होता है, उसको अगर प्रेस करके रखोगे तो आपका ये हैंड आ जाएगा, और कर्सर से आप इसको अपने अकॉर्डिंग कहीं भी मूव कर सकते हो। और जो जूम इन और जूम आउट का शॉर्टकट कमांड वही है हमारा कंट्रोल+ और कंट्रोल-। तो ये आपकी जो है आज इंट्रो थी सिर्फ टूल बार के बारे में, और उसके बाद फ्लैश में फ़ाइल कैसे ओपन करते हैं, और उसके बाद फिर क्या है ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और होप सो कि आप लोगों को जो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर कोई भी क्वेरी है, अगर किसी भी चीज़ को लेकर के अगर कुछ क्वेरी है, अगर आप कुछ और न्यू जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ लीव अ कमेंट so that I will discuss with you in the next video. So if you like my videos, so please like, subscribe and share the channel. So thank you so much. See you in the next video guys. Have a good day.